नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। सत्ता में पहले बात शाहरुख खान को लेकर शुरू हुई सियासी बहस की, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां हैं। शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि मुस्लिम वोट के लिए शाहरुख का अवार्ड दिया क्या। इस पर बीजेपी ने कैसे जवाब दिया, देखिएगा। आज पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की झूठी किताब को भी डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर पर गलत जानकारी दी जा रही है। इस किताब के हर चैप्टर में झूठ ही झूठ है। बड़ी खबर लेह हिंसा पर, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार लेह हिंसा में नेपाली नागरिक थे, कई नाबालिग थे। सवाल यही है कि हिंसा की इस आग को किसने लगाया था, लोगों को किसने भड़काया था। सत्ता के न्यूज मित्रों को सियासी अपडेट भी दे दें। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के लिए धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भूपेंद्र यादव और तमिलनाडु में बैजयंत पांडा ये जिम्मेदारी संभालेंगे। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा से कांग्रेस पर कई प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज की लूट को हमने बंद किया। स्वदेशी के मंत्र से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, बीजेपी की सत्ता में बचत ही बचत है। तभी देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया गया है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। यह खबर पड़ोसी देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अब ट्रेन से भी मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं, दुश्मन कैंप में तबाही ला सकती हैं। यह सब कैसे संभव होगा, आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को क्रिकेट वाला अपडेट भी दे दें। वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, रविंद्र जडेजा उप कप्तान होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की। जब भी शाहरुख खान का नाम आता है तो आमतौर पर इसके पीछे लाइट, कैमरा, एक्शन और कहानी ही वजह होती है। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें लाइट, कैमरा और एक्शन नहीं, बल्कि शाहरुख को मिले नेशनल अवार्ड पर सियासी फाइट, कंट्रोवर्सी और धार्मिक एंगल है। ये खबर शाहरुख खान से जुड़ी है। ऐसे में इसकी शुरुआत शाहरुख खान की ही एक फिल्म के पोस्टर से करते हैं, ताकि आप ये समझ पाएंगे कि कैसे शाहरुख खान के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। 2010 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय नेम इज खान। इस फिल्म में ये कहा गया था कि कैसे नाम की वजह से किसी भी इंसान को टारगेट किया जाता है। शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड के बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसके बाद भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। 2 दिन पहले 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था। 59 वर्ष के शाहरुख खान 40 वर्ष की एक्टिंग करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड हासिल उन्होंने किया। साल 2023 में आई फिल्म जवान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। लेकिन इस पुरस्कार को मिलने के कुछ ही घंटों के बाद राजनीति शुरू हो गई। कहानी यही है कि अभिनेता शाहरुख खान चर्चा में आज इसलिए हैं क्योंकि उनको मिले नेशनल अवार्ड पर कंट्रोवर्सी हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने इस बहाने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए शाहरुख को अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब बीएमसी चुनाव और बिहार चुनाव को देखते हुए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर गुस्सा है, इसलिए शाहरुख खान को सम्मान सिर्फ एक राजनीतिक टूल है। आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद बताएंगे कांग्रेस नेता के सवाल पर दूसरी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो, एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में शाहरुख खान को माना जाता है। या आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। और यह अगर आरोप कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले बहुत सारे जो ये है कलाकार है उनको इस तरह से सम्मानित किया गया है। आप शाहरुख खान को एक कलाकार करके सम्मानित कर रहे हैं या एक मुस्लिम है इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, ये बड़ा
सवाल ये सारे चुनाव मध्य नजर रखते हुए आप शायद मेरे दिमाग में है। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने शाहरुख खान की पूरी जवान फिल्म देखी होगी, जिन्होंने जवान फिल्म के संदेश को समझा होगा। ये देखा होगा कि कैसे इस फिल्म में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कृषि संकट जैसी गंभीर समस्याओं का जिक्र किया गया था। इसको फिल्मी अंदाज में दिखाया गया। ऐसे ही संदेशों के लिए इस फिल्म को सम्मानित किया गया। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया। लेकिन कुछ नेताओं को इसमें संदेश नहीं, सियासत दिख रही है। यही वजह है कि इस पर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि मुस्लिम वोट के लिए शाहरुख को अवार्ड दिया गया, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किसी भी अभिनेता को धर्म के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। शाहरुख का मूल्यांकन कलाकार नहीं, मुसलमान के रूप में किया गया, जो गलत है। शाहरुख खान को सिर्फ मुसलमान के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उनका मूल्यांकन करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी शाहरुख खान को एक कलाकार के रूप में, देश के एक बड़े कलाकार के रूप में मूल्यांकन करने का काम नहीं किया। इसलिए इस तरह का गिरी हुई हरकत और गिरी हुई बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, इस देश के कलाकारों से माफ़ी मांगना चाहिए, इस देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं, ये तो गलत कह रहा जो भी है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता। शाहरुख खान एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। दुनिया, भारत में नंबर 1 तो माने ही जाते हैं, कई देशों में नंबर 1 माने जाते हैं। तो जिसने भी कहा है उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। शाहरुख खान जो हैं फिल्म लाइन के बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, और उनका पूरी दुनिया में लोग जो हैं उनको बहुत ही पसंद करते हैं, फिल्म लाइन के लोग। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी खुद ये सोच के दी होगी तो उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। शाहरुख खान, मैं समझता हूं कि एक सेकुलर इंसान है, वो कभी भी इन चीज़ों को पॉलिटिकल नहीं करने वाले हैं। और ये बीजेपी ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अगर दिया गया, राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है तो उनका हक है ये। भाजपा के कार्यकाल में अब्दुल कलाम जिस देश के राष्ट्रपति बने, क्या उनकी जाति धर्म के आधार पर भाजपा ने उनको बनाया था? यदि ये अवार्ड दिया गया है तो शाहरुख खान की अपनी प्रतिभा को देखकर मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है। आपको ये भी सुनना चाहिए कि शाहरुख खान को सम्मान दिए जाने पर और इस सम्मान पर हो रही हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। और जो लोग भी जैसे कांग्रेस के एमएलसी एतराज कर रहे हैं, तो उनका एतराज बेचा है, उनको भी तो खुश होना चाहिए। चुनाव से जोड़ करके देखना, मैं समझता हूं ये गैर दानिशमंदी वाली बात है। राष्ट्रपति ने अगर दिया है शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जातिगत नहीं देखना चाहिए। ये लोग हर चीज़ में जाति देखते हैं, हर चीज़ में पार्टी देखते हैं। ऐसे बयान देने वालों के ऊपर खुद कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस का चरित्र कांग्रेसी नेताओं ने खोल दिया और इल्ज़ाम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की बीजेपी के ऊपर। अब देश के मुसलमानों को आंखें खोलना चाहिए और देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनकी वफादार है और कौन सी पार्टी उनकी खद्दार है। अब बात करते हैं शाहरुख खान से संबंधित एक और विवाद की। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान नए कानूनी क्लेश में फंस गए हैं। पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने इन दोनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख के बेटे आर्यन की नई वेब सीरीज को लेकर आपत्ति जताई है। ये कहा गया है कि नई वेब सीरीज में उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। मानहानि के हर्जाने के तौर पर समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ मांगे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन से समीर वानखेड़े का पुराना विवाद रहा है। ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने आर्यन को गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर 2021 को क्रूज से आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान एनसीबी का इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का सबूत होने का दावा किया गया था।
जांच के बाद मई 2022 में आर्यन पर आरोप साबित नहीं हुए थे। समीर वानखेड़े पर आर्यन को छोड़ने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप भी लगा था। सत्ता में आइए अब एक ऐसे झूठ की लाइब्रेरी में आपको लेकर चलते हैं जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने खोली है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अगर इस मुल्क में झूठे आजम की कोई उपाधि होती तो इसके असली हकदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होते। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। असल में पाकिस्तान अपनी नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए स्कूल की किताबों में झूठी और काल्पनिक कहानियां लिख रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर और मई 2025 में भारत से मिली हार पर आधारित है। लेकिन शहबाज और मुनीर ने अपनी झूठी शान के लिए स्कूल के चैप्टर में तथ्यों की हत्या कर दी है। वैसे हार को जीत बताना पाकिस्तान का फेवरेट काम है। अब यही उसने ऑपरेशन सिंदूर के साथ किया है। बच्चों की किताबों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसने भर भर कर झूठ छापे हैं, हम जिन्हें आज डिकोड करेंगे। पाकिस्तान इंडिया वॉर 2025 के नाम से जोड़े गए इस चैप्टर में भारत पर बिना सबूत पाकिस्तान पर हमला करने के आरोप हैं। भारत के 26 रणनीतिक ठिकाने तबाह करने का फर्जी दावा है। मतलब यह कि अपनी हार को बच्चों की किताब में पाकिस्तान अब जीत बताकर पढ़ाएगा। और ये शहबाज और मुनीर की मजबूरी भी है, क्योंकि जंग के मैदान में उसे जीत आज तक नसीब नहीं हुई है। इसीलिए आवाम का दिल बहलाने के लिए झूठ की सत्ता तैयार की गई है। हम आपको वो 7 झूठ भी बताते हैं जो अब पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए शहबाज और मुनीर के झूठ की किताब आइए खोलते हैं। इसमें पहला झूठ लिखा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ही पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की और इसके स्क्रिप्ट राइटर आसिम मुनीर थे। दूसरा झूठ लिखा है भारत ने पाकिस्तान पर बिना किसी सबूत के हमला किया, जबकि सच ये है कि 26 हत्याओं का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। बच्चों की किताब में तीसरा झूठ लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान में हमला करके आम लोगों को टारगेट किया, जबकि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसमें मसूद का मरकज और लश्कर का हेडक्वार्टर शामिल है। चौथा झूठ ये कि पाकिस्तान की सेना ने बहादुरी और पेशेवर अंदाज में भारत के हमलों का जवाब दिया, बल्कि हकीकत यह है कि मुनीर की आर्मी ने कायरों की तरह जम्मू, श्रीनगर और पंजाब में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन दागे थे। झूठ के 5वें चैप्टर में लिखा है कि भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने सफल ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, जबकि सच ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तान का एक झूठ ये भी है, उसने भारत के 26 रणनीतिक ठिकाने तबाह किए, जबकि भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को शांत कर दिया था और सियालकोट से इस्लामाबाद तक हमले किए थे। बच्चों की किताब में छठा झूठ छापा गया है कि भारत ने सीज फायर की पहल की, जबकि सच दुनिया जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति JD वैंस ने PM मोदी को फोन किया था। तब PM मोदी ने कहा था कि कोई मध्यस्थता नहीं होगी और अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत और कड़े प्रहार करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के DGMO को भारत के DGMO के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। 7वां झूठ भी देखिए, जिसमें लिखा है आसिम मुनीर ने दमदार लीडरशिप दिखाई, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, जबकि सच ये है कि भारत की ब्रह्मोस गिरते ही मुनीर के होश उड़ गए थे और इज्जत बचाने के लिए मुनीर का प्रमोशन किया गया। वैसे पाकिस्तान के स्कूल में छापे गए झूठ के चैप्टर को एक्सपोज करने के लिए हमने उसके झूठ का एक वीडियो एल्बम भी तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान की हार के सबूत हैं। आपको याद होगा जिस वक्त पाकिस्तान में जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तब खुद PM मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर उसके झूठ का फैक्ट चेक कर दिया था। दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के दावे उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स की तरह खोखले हैं। फिर नकल करने के चक्कर में शहबाज ने हद कर दी और वो भारत के हमले में तबाह सियालकोट एयरबेस से दूर पसरूर छावनी जा पहुंचे, जहां घास फूस लगे टैंक पर चढ़कर फोटोशूट कराया। पाकिस्तान के जिन बच्चों को झूठ के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें किसी तरह का भ्रम ना रहे, इसके लिए हमने शहबाज की एक फ्लैशबैक वीडियो रील भी निकाली है, जिसमें सरेंडर वाले सबूत हैं। पाकिस्तान में ये रील वायरल भी हो सकती है। वैसे शहबाज शरीफ और उनके शिक्षा मंत्री को बच्चों की किताबों में क्या छपवाना चाहिए था, वो भी आइए हम बता देते हैं। लेकिन
कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ के बीज बोए जा रहे हैं और इस पेड़ पर फल भी झूठे ही लगेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत से भारत की सियासत पर भी स्विच करते हैं, जिसमें दो नेताओं की बड़ी चर्चा हो रही है। पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, जो बिहार के दौरे पर है। मुस्लिम वोटों पर उनकी नजर है और आरजेडी इस दौर से काफी दुखी है। दूसरा नाम आजम खान का है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर आजम खान के पोस्टर लग गए हैं और अखिलेश यादव उनसे मिलने वाले हैं। तारीख तय कर दी गई है। पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, जो आजकल काफी फायर हैं। उनकी राजनीतिक आग में कहीं महागठबंधन के वोट जल ना जाएं, इस पर काफी बात भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी 4 दिनों की सीमांचल की यात्रा पर हैं। यहाँ के मुस्लिम बाहुल सीटों पर उनकी नजर है। वो अपनी सभाओं में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हैं और आरोप लगाते हैं कि वो खुद को CM बनाना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल के नौजवानों को नेता बनने नहीं देना चाहते। उन्होंने कल से आज तक में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, सिर्फ मौत ही मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक सकती है। दूसरी बात, वो सिर्फ 6 सीट चाहते थे, ना मंत्री पद ना कुछ और, फिर भी उनके ऑफर को ठुकराया गया। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि NDA की सरकार बने, अगर बनती है तो CM BJP का होगा, हम नहीं चाहते कि बिहार में ऐसा हो। ओवैसी की सभाओं में खूब भीड़ आ रही है। अपने तीखे और कटाक्ष वाले भाषणों से ओवैसी यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। ओवैसी की सभाओं की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अगर आपने हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है तो क्या एक किशनगंज कोचा दामन से नौजवान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं नेता बनूंगा? अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे? अगर तुमको कोई चीज मिलेगी तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अब तुम्हारे सामने सर झुकाकर तुमको अपना नेता मानने को तैयार नहीं हूं। तुम बात करना चाह रहे हो तो बराबरी की बात होगी, गुलामी की बात कभी नहीं हो सकती। कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो खुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। दरअसल बिहार के सीमांचल क्षेत्र में इस बार AIMIM और RJD के संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। ये वही क्षेत्र है जहां मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। इसमें मुसलमान लगभग 17.7% है। सीमांचल की सीटों पर वो 40 से 70% तक हैं। ऐसे में ये सीटें RJD के लिए जीत की गारंटी कही जा रही थी, लेकिन 2020 में ओवैसी की एंट्री ने यहां RJD का सारा खेल खराब कर दिया है। जानकारों का कहना है कि NDA हिंदुओं के अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करके बाजी मारने की कोशिश में है। अगर AIMIM की वोट गाड़ी की बात करें तो सीमांचल में इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ रही है। AIMIM ने बिहार में 2015 में चुनावी कदम रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने लगभग 3 लाख वोट हासिल किए थे। वो तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन 2019 के किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में AIMIM को जीत मिली।
इस परिणाम ने सभी को चौंका दिया। 2020 में AIMIM ने सीमांचल की 5 विधानसभा सीटें जीतकर आरजेडी को बड़ा झटका दिया। सीमांचल में आरजेडी को केवल 1 सीट ही मिली थी, जबकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद महागठबंधन की इस इलाके में पकड़ कमजोर दिखाई दी। अब आपको जल्दी से बिहार पर एक और जरूरी अपडेट दे देते हैं। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 10,000 रुपए देगी। योजना के पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 26 सितंबर शुक्रवार से होने जा रही है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। बीजेपी ने आज अपने बिहार चुनाव प्रभारी का भी ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी हैं, जबकि भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के प्रभारी नियुक्त किया गया है। वैसे बिहार में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति काफी दिलचस्प है। इसमें जो पहला नाम है वो धर्मेंद्र प्रधान का है। ना तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए बिहार नया है और ना ही बिहार के लिए धर्मेंद्र प्रधान नए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी व्यक्तिगत नजदीकी है। संगठन पर उनकी पकड़ और चुनावी मुद्दों की उनकी समझ भी जबरदस्त है। प्रधान पहले भी बिहार के प्रभारी रह चुके हैं। वो 2010 में बिहार बीजेपी के सह प्रभारी थे। तब उनको अरुण जेटली और अनंत कुमार जैसे नेताओं का मार्गदर्शन मिला था। उस समय एनडीए ने चुनाव में 206 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की एनडीए में वापसी में भी अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान अहम भूमिका में माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। ये कहा जाता है कि हरियाणा में उन्होंने बीजेपी को हारी हुई बाजी जिता दी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जहां बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। धर्मेंद्र प्रधान के साथ CR पाटिल भी हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में CR पाटिल की अगुवाई में बीजेपी को 182 में से 156 सीटें मिली थी। CR पाटिल 2015 में भी बिहार के चुनाव सह प्रभारी रह चुके हैं। यूपी के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे। तब राज्य में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इन नियुक्तियों से एक संदेश ये भी गया कि बिहार चुनावों की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में रहेगी। इस सब के बीच कल अमित शाह बिहार जाने वाले हैं, जहां बिहार चुनाव पर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की आइए अब बात करते हैं। जेल से बाहर आए उन्हें 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अब वो आगे क्या करेंगे, इस पर से आशंकाओं की धुंध साफ होने लगी है। पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी बातें हुई हैं जिससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि आजम खान की आगे की राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ ही होने वाली है। आजम खान से जब बीएसपी में जाने पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम चरित्रवान लोग हैं, बिकाऊ नहीं हैं। ये हम पहले भी साबित कर चुके हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। इसके बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आजम खान के पोस्टर लगे। इसमें लिखा है, आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। तीसरी खबर ये आई कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। मतलब सब ऑल इज वेल। तभी तो अखिलेश यादव आजम खान से मिलने खुद रामपुर जाएंगे। ये 3 घटनाएं ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी में आजम खान का रुतबा बरकरार है और खुद अखिलेश यादव भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। अब सबसे पहले उस पोस्टर की बात कर लेते हैं जो आज यूपी की राजनीति में एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है। आजम खान की जेल से वापसी के बाद लगे इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, बदायूं से सांसद आदित्य यादव समेत कुछ और नेताओं की तस्वीर है और लिखा है, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। इस बैनर से ये संकेत मिल रहे हैं कि आजम खान की वापसी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है।
रिहाई के बाद जो अटकलें आजम खान को लेकर लगाई जा रही थी, उन्हें खुद आजम खान खारिज कर चुके हैं। जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए और उनकी वापसी के साथ ही अब उनके होर्डिंग बैनर की भी वापसी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के आसपास होने लगी है। हम आपको लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगी हुई एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें शायराना अंदाज में आजम खान की रिहाई का स्वागत किया गया है और इसमें उनकी रिहाई को एक नई सुबह की पहचान बताया जा रहा है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान भी बताया जा रहा है। एक तरफ आजम खान के पोस्टर लग रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव उनसे मिलने वाले हैं। आजम खान की रिहाई के दौरान भले ही अखिलेश यादव सीतापुर जेल जाकर उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले रामपुर जाकर आजम से मिलने का कार्यक्रम बनाया है। एसपी नेताओं के मुताबिक 8 अक्टूबर को खुद अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान और उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद किसी भी तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मुलाकात के एक दिन बाद मायावती की रैली है और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों ने और अब होने वाली मुलाकातों ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का। और मैं आपसे ईमाना हूँ कहता हूँ कि वो नंबर भी मैं भूल गया। आजम खान जब से जेल से छूटे हैं, समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी से लेकर सैफई परिवार के प्रमुख लोग लगातार निराशा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। कभी इसी हताशा और निराशा को छिपाने के लिए वो अपने समर्थकों से पोस्टर लगवा रहे हैं और आजम खान के समर्थक जो सवाल उठा रहे हैं, आजम खान का परिवार जो सवाल उठा रहा है, जो दबाव बना रहा है, शायद उसी दबाव से बचने के लिए अखिलेश यादव उनके घर जा रहे हैं। हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर है और उनका बहुत सम्मान है, न केवल पार्टी में बल्कि अलग भी सम्मान है, लेकिन मुलायम सिंह अखिलेश जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और माननीय सुखपाल जी भी, सभी लोग खुश हैं। आज समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब वो अपने परिवार के साथ और हम सब लोगों की सरपरस्ती करेंगे और पार्टी को ताकत मिलेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने ही एक और होर्डिंग लगाया गया है और ये होर्डिंग लगाया गया है सुमैया राणा की तरफ से, जो कि प्रवक्ता भी हैं और महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी की। और उन्होंने कहा है कि जो समझते थे खत्म हुआ नाम, अब उनसे कह दो लौट आया है आजम खान। तो तमाम जो नेता हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो अपने अपने अंदाज में आजम खान की वापसी पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ में, उसके सामने होर्डिंग बैनर्स में एक बार फिर आजम खान की वापसी हो गई है। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की एक अनाउंसमेंट बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर जिसे आप रेलवे स्टेशन पर सुनते होंगे, जिसमें कहा जाता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। लेकिन आज भारत ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसके बाद भारतीय रेलवे सिर्फ यात्रियों की सेवा के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की बर्बादी के लिए भी सदैव तत्पर रहेगी। और शायद अनाउंसमेंट कुछ ऐसी होगी, शत्रुगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार है। मिसाइल को लॉन्च करने वाली रेल आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भारत ट्रेन से भी मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। इससे पहले आपने फाइटर जेट से, सबमरीन से या जमीन से मिसाइल लॉन्च होते हुए देखा होगा, लेकिन अब भारत रेल से भी मिसाइल लॉन्च कर सकेगा। भारत ने ये ताकत हासिल कर ली है। विस्फोटक हथियारों में आत्मनिर्भर होते भारत से दुश्मनों में पहले ही खलबली है, लेकिन आज 15 सेकंड के एक वीडियो ने इस खलबली को और बढ़ा दिया होगा। ये वीडियो ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने का है। डीआरडीओ ने आज ट्रेन बेस्ड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का सफल टेस्ट किया। इस सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की गई। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए मिसाइल लॉन्च की गई। ऐसा पहली बार है जब देश में रेल लॉन्चर से किसी मिसाइल को फायर किया गया है।
इस टेस्ट के साथ भारत उन कुछ देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद है। डीआरडीओ ने इस रेल बेस्ड लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की। इसके लिए विशेष रूप से एक ट्रेन डिजाइन की गई। ये मिसाइल लॉन्चिंग तो खड़ी ट्रेन से की गई, लेकिन चलती ट्रेन से भी मिसाइल लॉन्च करना संभव होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और सुरक्षा बलों को बधाई दी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि किसी ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक आखिर है क्या। इसके लिए रेल बेस्ड कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल को एक कैनिस्टर यानी बॉक्स में रखा जाता है। ये बॉक्स हल्का और मजबूत होता है, जो मिसाइल को हर तरह सुरक्षित रखता है। इस कैनिस्टर को ही रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर पर फिट किया जाता है और बिना लंबी तैयारी के सीधा मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। ट्रक, रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसीलिए मिसाइल टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। इससे भारतीय सेना को मिसाइल लॉन्चिंग की एक नई शक्ति मिल जाएगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रेन मालगाड़ी जैसी दिखती है, इसलिए दुश्मन के लिए मिसाइल सिस्टम की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोबाइल सिस्टम और ट्रेन से लॉन्च होने के चलते इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, यानी टारगेट के हिसाब से लॉन्च की लोकेशन तय की जा सकती है। कैनिस्टर मिसाइल को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। इससे हर मौसम में मिसाइल लॉन्च करना संभव है।